चलो कल के स्मैकडाउन से हमको ये तो क्लियर हो गया कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच रेसलमेनिया में नहीं हो रहा केविन ओवेंस की इंजरी की वजह से। लेकिन क्या अब रैंडी ऑर्टन भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले रेसलमेनिया के अंदर? तो भाई देखो, सिचुएशन यहाँ पे एक चीज तो क्लियर नजर आ रही है कि रैंडी ऑर्टन फीचर जरूर होंगे रेसलमेनिया के अंदर। और पता है, वो रैंडी ऑर्टन ने जो निक ऑल्डिस को आरकेओ मारा था, इससे पहले भी वो आई थिंक 2023 में उनको आरकेओ लगा चुके हैं, अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो इस वजह से अब ऐसी स्पेकुलेशन आ रही है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई निक ऑल्डिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन ये वाला मैच रेसलमेनिया 41 में कर सकती है रिप्लेसमेंट मैच की तरह, क्योंकि अब केविन ओवेंस के साथ उनका मैच नहीं हो रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पूरी ना स्पेकुलेशन है। इवन कुछ आइडियाज तो ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता रैंडी ऑर्टन को अब, क्योंकि उनके पास कोई मेजर चीज बची नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज के अंदर डालते हैं, जो कि है जॉन सीना और कोडी रोड्स की फ्यूड। तो क्या पता इसके अंदर भी रैंडी ऑर्टन का जो इंक्लूजन है वो हमको देखने को मिल जाए। लेकिन देखो, इस पॉइंट पे सारी जो है थियरीज है, कुछ बातें तो ये भी आ रही है कि एलिस्टर ब्लैक उनके जो विनियर्ड्स है वो दिखा रहे हैं, तो फिर शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वैसे प्रेजेंट कर सकती है रैंडी ऑर्टन के सामने। तो देखो, कंफ्यूजन तो है इस समय, बट आई थिंक इतना कह सकते हैं कि जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने वो आरकेओ मारा था निक ऑल्डिस को, डब्ल्यूडब्ल्यूई लाती नहीं ऐसे रैंडी ऑर्टन को। तो फिर प्लान तो है कुछ, वो शायद हमको अब कुछ दिनों के अंदर ही पता चल जाएगा, क्योंकि रेसलमेनिया बिल्कुल पास ही आ गई है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 655 में। और आज मेरे पास आपके लिए बोरी और पेटी भर के बातें हैं डिस्कस करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए। तो बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आने वाले 15 मिनट्स की जो जिम्मेदारी है वो आपके लिए मैं उठाने वाला हूं, तो आप उसके लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो रोमन रेंस के बारे में ही बात कर लेते हैं। कल रोमन रेंस के साथ भाई बहुत गलत हुआ। पॉल हेमन जो है साथ दे गए हैं सीएम पंक का, तो फिर अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है यार बंदे का दिल सा टूटा हुआ है। उसके बाद ना कुछ वीडियोज आ रही हैं जहां पे पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये जो रोमन रेंस हैं वो पॉल हेमन के साथ ही जा रहे हैं, या फिर पॉल हेमन पीछे पीछे लगे हुए हैं रोमन रेंस के। लेकिन एक ऐसा फ्रेम है जिस फ्रेम को देख के दिल टूट जाएगा भाई रोमन रेंस का, अगर दोबारा से अपने फोन में वो देखेंगे, जहां पे आगे रोमन रेंस गिरे हुए हैं और पीछे जाके सीएम पंक पॉल हेमन के पास जाते हैं और उनको किस कर रहे हैं। उनको ऐसा दिखा रहा है कि देखो भैया, हमने तो सब कुछ सही कर दिया। पॉल हेमन भी पहले तो बिल्कुल रो रहे थे रोमन रेंस को देख के, जब सीएम पंक आया तो कंफ्यूज हो गए। उसके बाद सीएम पंक वहां से जाने लगते हैं और वो तो अपने सेलिब्रेशन के साथ ही जा रहे हैं। तो ये एक अलग ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कल के स्मैकडाउन से एंगल निकाल दिया, क्योंकि यूजुअली हमको क्या दिखता है कि अगर कोई एक बंदा इस पार्टी से दूसरी पार्टी पे जाता है तो किसी ना किसी का टर्न तो होता है, चाहे वो हील से फेस में हो या फिर वो फेस से हील में हो। लेकिन यहां पे तो देखो, अभी ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाली स्टोरी ही अपने आप में इतनी ज्यादा स्पेशल है। और कह सकते हैं कि अगर वो सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का सिंगल्स मैच ही डब्ल्यूडब्ल्यूई करती रेसलमेनिया में, तो ये सीएम पंक के एंगल को देखने में इतना मजा नहीं आता। लेकिन ये जो पॉल हेमन वाला यहां पे डाल दिया इन्होंने अलग से, उसने तो इस वाली स्टोरी को चार चांद लगा दिए। अब थोड़ा सा ऐसा कह सकते हो कि लग रहा है कि सेथ रॉलिंस यहां बीच में क्या कर रहा है, लेकिन उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो शायद आपको रेसलमेनिया के मैच से पता चलेगा। बहुत सारे लोग स्पेकुलेट ऑलरेडी कर रहे हैं कि एक शील्ड का पावर बॉम्ब तो आने ही वाला है, क्योंकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस एक पॉइंट पे जाके सेटिंग अपनी करेंगे और शायद वो बजा देंगे सीएम पंक को। तो ये अभी तो मैच तो दूर है, लेकिन सोचो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर, और फिर रेसलमेनिया के फिर मैच में जाके भी। केविन ओवेंस से रिलेटेड ही हमको और भी बहुत सारी बातें पता चली हैं, तो कुछ चीजें उन्होंने अंदर की शेयर करी है कि क्या ये सब कुछ हुआ। तो वो बता दें कि जनवरी के महीने में उन्होंने एक मैच में रेसल किया था और उसकी वजह से उनको अपने नेक में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि उनको लग रहा था कि शायद इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बाद में जाके जब पता चला तो वो बड़ी ही निकली। अब बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो लैडर मैच है, जो कि कोडी रोड्स के साथ उनका रॉयल रंबल में हुआ था, लेकिन वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो वाला मैच नहीं है। लोग कह रहे हैं कि शायद रे मिस्टीरियो के साथ जो मैच था वहां पे एक ऐसा स्पॉट आया था, तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। लेकिन केविन ओवेंस ने यह भी बोला कि उनको बड़ा ऐसा बेकार सा लगा, कि वो चाह रहे थे कि उनकी ये जो बात है, जो वो आके उन्होंने अनाउंस किया कि वो रेसलमेनिया में पार्ट नहीं हो पाएंगे उसका, वो कहते हैं उनको अच्छा नहीं लगा कि ये बात लीक हो गई है। एंड वो कह रहे हैं कि यार मतलब ये बात मैं खुद से ऐसे बताना चाह रहा था। और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो केविन ओवेंस ने रिवील करी, वो कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि ये 2025 आखिरी साल है जॉन सीना का, मेरी जॉन सीना के साथ पहले भी फ्यूड हो चुकी है, तो जाते जाते अगर एक और मैच फ्यूड मेरी हो जाती तो मज़ा आ जाता। लेकिन केविन ओवेंस का अब ऑब्वियसली वो होने नहीं वाला, तो स्पीडी रिकवरी के लिए हम लोग बोलेंगे। अचानक से भाई पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। इवन केविन ओवेंस आया भी था तो देख के तो सही लग रहा था कि यार ये बंदा सही है, बट बाहर से देखना और अंदर से कैसा बॉडी फील करती है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो यही है, बस यही क्या है कि सोचो कि रैंडी ऑर्टन के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई अच्छी सी रिप्लेसमेंट लेके आ जाए और केविन ओवन जल्दी से रिकवर होके भी आ जाए। अच्छा, ये चीज़ मिस हो गई मेरे से, लेकिन बीच में ऐड करके इसको डाल रहा हूँ। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में भी भाई क्या पता चला है, मेरे को पता नहीं है इसका सोर्स सही है या फिर नहीं, लेकिन एक फैन ने ब्रॉक लेसनर के साथ फोटो शेयर करके ये बोला है कि ब्रॉक लेसनर ने उनको बताया कि उनका जो इन रिंग कॉम्पिटिशन है वो उससे
वो खत्म हो चुके हैं, वो जा चुके हैं, तो फ्यूचर का कुछ पता नहीं। लेकिन अभी ब्रॉक लेसनर का ऐसा कोई सीन सपाटा है नहीं कि उनका वापस आने का कोई प्लान है। और अगर आपको याद होगा, अगर आप एक्टिव चैटर होगे, तो मैंने आपको यही बताया था कि किसी एक फैन ने ये भी बोला था कि ब्रॉक लेसनर कह रहा है कि वी विल सी, ऐसा करके उन्होंने बोला, तो कुछ नेगेटिव नहीं थे वो उसके बारे में। अब देखो, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पब्लिकली आके कुछ बोलते नहीं है, तो इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते। जस्ट मैं आपको ये शेयर ही कर रहा हूँ, इसको किसी एक अच्छे रिलायबल सोर्स की तरह मत लेना, जस्ट मेरा रिएक्शन ही है, मैं उसको उस पर डिस्कस ही कर रहा हूँ सिर्फ। तो पता नहीं अब क्या सिचुएशन है ब्रॉक लेसनर को, लेकिन फिलहाल तो वैसे भी आप मान लो रेसलमेनिया है, उसके अंदर ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहा है, तो ये अब चैप्टर उसके बाद ही खुलने वाला है। उससे पहले वैसे भी कोई सीन ना शुरू में था, और अब तो वैसे लग भी नहीं रहा है। अगर आप लोग भी अब तक ढूंढ रहे हो ना कि भाई ये रॉक कहाँ पे है, ये हमको दिख क्यों नहीं रहा, ये तो एलिमिनेशन चेंबर में आया था, तो विंस रूसो ने इसके बारे में कुछ कॉमेंट किया। और विंस रूसो यार रह चुका है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में क्रिएटिव में, तो इसकी बातें यार बड़ी बड़ी मस्त सी होती है और कई बार काफी उलझुल भी हो जाती हैं। इन्होंने बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यू को खुद ही नहीं पता कि रॉक के साथ करना क्या है। उन्होंने देखा कि भैया रेसलमेनिया का कार्ड तो बड़ा फील हो नहीं रहा, अब इसका क्विक फिक्स क्या हो सकता है, तो इसीलिए उन्होंने जॉन सीना का हील टर्न करवा दिया रॉक के साथ। और वो ये भी कहते हैं कि वो खुद फिगर आउट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली इस वाली स्टोरी को आगे लेके कैसे जाना है। एंड सही में इस बात का पूरा पूरा सेंस भी है। पूछो क्यों? इस वजह से क्योंकि अगर इनके पास प्रॉपर ऐसे प्लान होता तो ये ऐसे ना करते कि एलिमिनेशन चेंबर में रॉक को लाने के बाद उसके बाद लगातार कुछ शोज के लिए बुक करते रेसलमेनिया की तरफ जो लीड करता। लेकिन अभी सोचो रेसलमेनिया सीजन के अंदर ऐसे एक्टिव नहीं है, तो फिर ये थोड़ा जल्दीबाजी का ही काम लगा है। तो ठीक है, वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उस मूवमेंट की वजह से जॉन सीना का हील टर्न हो गया, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। हालांकि स्टोरी से वो बाहर नहीं है, बस ये कह सकते हो कि इतना टाइम नहीं दे पा रहे इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू को, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कल स्मैकडाउन के रिव्यू में मैंने एक ऐसी बात बोली थी जो कि मैंने कमेंट्स में देखा तो कुछ एक लोगों को पसंद नहीं आई, और वो बात थी टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फेयर के प्रोमो सेगमेंट की। भाई ये प्रोमो सेगमेंट नहीं हुआ है, ये एक पूरा कांड हुआ है। जैसे मैंने कल रिव्यू में बोला था कि ऐसा लगा नहीं कि बंदे कुछ प्रोफेशनली चीज को कर रहे हैं, और लिटरली यही ही हुआ है। मतलब पता ये चला कि बैकस्टेज, मतलब बैकस्टेज से बात ये आई है कि ये जो प्रोमो के अंदर बातें बोली गई हैं टिफनी और शार्लेट की तरफ से, ये स्क्रिप्ट का प्लान ही नहीं थी। वो जो 3-0 वाली उन्होंने बात बोली, उनके थोड़ा सा ना तलाक वाली चीज़ों को वो लेके आई, एंड देन उसके बाद शार्लेट फेयर ने बोला कि अच्छा इसीलिए जो लुडविग काइजर है वो मेरे डीएम्स के अंदर है। तो ये सारी बातें ऐसे प्लान नहीं थी, और शार्लेट फेयर काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी भी रही हैं इस वाले सेगमेंट के बाद। ऑब्वियसली भाई उनका रोला है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, तो ऐसे उनको कोई बोल नहीं सकता, खासकर कि ऐसी पर्सनल चीज़ों के बारे में। तो ये मामला थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे से रहा काफ़ी। आप इसको शूट प्रोमो कह सकते हो, इसको उस वे में, उस फॉर्मेट में देख ही नहीं सकते। और इसीलिए मैंने बोला है कि ये प्रोफेशनल तो कहीं से लगा नहीं, क्योंकि ऐसा जैसे उन्होंने बातें बोली है वो कुछ प्लान था भी नहीं। और इसके बाद लुडविग काइजर का भी कुछ रिएक्शन आ, चलो पहले मैं आपको अंद्रादे का दिखाता हूं। अभी जन्मदिन गया है शार्लेट फेयर का, तो उन्होंने उनको जन्मदिन की बधाइयां दी हैं भाई। और शार्लेट और अंद्रादे के बारे में आपको बता चुका हूं कि ये साथ में थे, लेकिन उसके बाद सेपरेट हो गए। बट ये ट्वीट देख के फिर लोग कह रहे हैं भाई अभी भी क्या चल रहा है सीन, मतलब कुछ भी हो सकता है अभी भी आगे। एंड लुडविग काइजर ने भी एक ट्वीट किया जहां पे वो शॉन माइकल्स की पुरानी वाली जो क्लिप है उसको शेयर कर रहे हैं, जहां बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि शार्लेट फेयर अपने बारे में कैसे इसको इतनी बड़ी लगती है, इसको अपनी जो तारीफें कर रहे हैं बेसिकली कि कैसे शार्लेट फेयर खुद कोई थोड़ा नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जैसे होता है वैसे करके। और साथ में उन्होंने शार्लेट फेयर को टैग भी किया हुआ है। तो ये स्टोरी को मतलब मैच की तरफ तो जा रही थी, और इन्होंने जो बम सा फोड़ दिया। अब ये देखने में इंटरेस्ट इस वजह से तो आया, मैंने बोला था ना कि इंटरेस्ट नहीं है अभी, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड जा चुके हैं, थोड़े से ईगोज भी कह सकते हो क्लैश होने की ऐसे बिल्कुल शुरुआत से हो रही। और ऑब्वियसली शार्लेट फेयर की तरफ से तो वो चल ही रहा है। तो अब देखते हैं अगले स्मैकडाउन में कैसे करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को संभालना भी फिर आसान होगा नहीं, क्योंकि दोनों में दम तो देखो है। एक तो इतने टाइम से डब्ल्यूडब्ल्यू चला रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि दूसरी वो बंदी जिसके हाथ में आगे की विमेंस डिवीजन की बागडोर है। रोमन रेंस वर्सेस द रॉक और कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक, ये दो ऐसे मैचेस है जो कि फैंस चाहते हैं कि इससे पहले कि रॉक रिटायर हो, हमको डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी प्रोग्रामिंग इनके प्रोडक्ट में देखने को मिल जाए। और शायद एक पॉजिटिव बात इसके बारे में पता चली है। तो कोडी रोड्स के बारे में आपको पता होगा, ये एक ऐसा बंदा है जो कि इस तरीके से थोड़ा दिखाता है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यू को रिप्रेजेंट करता हूं। ये ना सिर्फ चैंपियन है, ना सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू का सुपरस्टार है, ना सिर्फ ये रेसलर है, बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको अपने फेस की तरह यूज करते हैं। किसी भी इंटरव्यू के अंदर कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू किसी को दिखेगी वो कोडी रोड्स को देख के समझ में आ जाता है। आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू जिस वे में उनको चला रही, जैसे कि पहले जॉन सीना के साथ होता था। तो अभी क्या कमेंट किया उन्होंने, वो रॉक के बारे में बोलते हैं कि ठीक है भाई बंदा बढ़िया है, ऐसा वैसा, रेसलिंग रिंग से बाहर की उन्होंने चीजों को डिस्कस किया। कहते हैं कि दो ऐसे मैचेस हैं जो कि रॉक के होने हैं, और वो मतलब होने इन द सेंस ऐसे बोलते हैं कि हाँ यार ये मैच इसको डब्ल्यूडब्ल्यू में आगे करना चाहिए। कहते हैं मैं किसी को प्रेशर में नहीं रख रहा, लेकिन वो दो मैचेस हैं, पहला मेरे साथ और दूसरा रोमन रेंस के साथ। और रोमन रेंस वाले मैच के अंदर तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा इंफेसिस डाला कि भाई ये तो कुछ कमाल की चीज हो सकती है अगर ऐसा कुछ एग्जीक्यूट हो पाता है। तो जो मैं बोल रहा हूं ना कि ये बंदा वो बातें बोलता है जो कि मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू
को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें। तो अगर कोडी रोड्स की तरफ से ऐसी बात आ रही है तो आप इतना मान सकते हो कि इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान्स में इस चीज को तगड़े करके रखा हुआ है। बट बात यहाँ पे सिर्फ वो शेड्यूल की आ जाती है कि रॉक क्या कर रहे हैं, क्या वो अवेलेबल हैं। एक तो बंदा भाई जब ये हॉलीवुड में चला जाता है, पैसे वैसे वहाँ पे ज़्यादा देख लेते हैं ना, तो फिर एक डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ जो ओनली चीज़ उनको अट्रैक्ट कर पाती है वो है फैन बेस और जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, वो जो ऐसे करके चिल्स वाला जो रॉक आके करता है, तो वो एक चीज़ है जो कि रॉक को खींचे चले लेके आती है। बट कोडी रोड्स कह रहे हैं तो ये समझ लो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर भी माहौल ऐसा है, बस वो अभी एग्जीक्यूशन के लिए सही टाइम उस तरीके से अलाइन नहीं हो पा रहा और इतना लेट ना हो जाए कि भैया ये बंदे ही रिटायर हो जाए। तो मैं तो बोलूँगा कि 365 दिनों के अंदर हो लिया तो हो लिया अगली रेसलमेनिया तक, वरना फिर भाई यही सोचो कि वैसे तो हर बार हम एक साल का ड्रामा काटते रहते हैं, वो एक साल हो जाता फिर कहते नहीं अगले साल, तो इस साल भी यही है कि अगले साल शायद ही हो सकता है। भाई साहब क्या स्टोरी टेलिंग करी है इन्होंने ये रोमन रेंज सीएम पंक वाली पूरी सिचुएशन के अंदर। एक क्लिप तो मैंने आपके साथ बार बार शेयर की है जहां पे स्मैकडाउन का ये शो था, रिव्यू भी हमने किया ही था इसका, जहां पे रोमन रेंज बोलते हैं कि ही इज माय वाइज मैन, तो इस चीज का रिप्लाई करते हैं सीएम पंक, कहते हैं वी विल सी। और भाई देखो आज रेसलमेनिया में आके रेसलमेनिया मैच के लिए हम उसी सिचुएशन पर उसी स्टोरी को के डॉट्स जो है कनेक्ट करते हुए पहुंच चुके हैं कि अब पॉल हेमन रोमन रेंज की साइड नहीं बल्कि सीएम पंक की साइड होने वाला है। हमने कहां सोचा था ऐसा कि दोनों का स्प्लिट भी नहीं होगा और उसके बावजूद भी पॉल हेमन जो है सीएम पंक की तरफ चले जाएगा। तो ये स्टोरी उन्होंने देखो कब से ऐसे चलाई हुई है। और एक चीज और इस समय वायरल हो रही है जो कि है रोमन रेंज की हॉल ऑफ फेम वाली स्पीच जो कि पॉल हेमन को वो इंडक्ट कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला, वो ये कहते हैं कि ट्राइबल चीफ भी नहीं होगा अगर उसके साथ उसका वाइज मैन नहीं है। तो अब इस चीज को हम क्या समझें, रोमन रेंज का तो ये पूरा कैरेक्टर ही ट्राइबल चीफ है, चलो आप हेड ऑफ द टेबल उनको बोल सकते हो, लेकिन हेड ऑफ द टेबल भी क्या है, वो पहले ट्राइबल चीफ है उसके बाद तो हेड ऑफ द टेबल है। तो अगर अब पॉल हेमन ही साथ नहीं है रोमन रेंज के, तो फिर क्या एक नया कैरेक्टर रोमन रेंज अपना लेके आने वाले हैं, कुछ ऐसा जो कि ट्राइबल चीफ से डिफरेंट होगा। ऊला फाला उसके पास आ चुकी है, अपनी उस हायरार्की के अंदर वो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, लेकिन अगर उसके पास उसको संभालने के लिए वाइजमैन नहीं है तो भाई देखो जैसे पुरानी वाली स्टोरी जो अभी हमने ये स्मैकडाउन में जो हुआ था, जो फेस टू फेस था जहां पे दोनों बोलते हैं कि चल देख लेंगे किसका वाइजमैन है, जब वो वाली स्टोरी कनेक्ट करते हुए यहां तक लेके जा चुके हैं, तो हॉल ऑफ फेम के अंदर जो रोमन रेंज ने बोला है उसका मतलब तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो क्या एक नया कैरेक्टर भी रोमन रेंज का आने वाला है? देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रोमन रेंज का जो कैरेक्टर है वो कभी इतना चेंज नहीं होगा, जैसा वो उनके हील टर्न के बाद से है वैसे ही वो रहेगा। और ये देखो आप उनके बेबी फेस कैरेक्टर के अंदर भी देख सकते हो, वो वाइब जो है वैसे ही देते। तो क्या यहाँ पे कोई एक ड्रास्टिक चेंज है? क्योंकि देखिए इस हिसाब से तो करना पड़ेगा, अगर ट्राइबल चीफ नहीं है रोमन रेंज तो फिर उसको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। बाकी अब रेसलमेनिया के अंदर वो एंट्रेंस भी कितनी अटपटी सी लगेगी ना रोमन रेंज की, कि बंदा अकेले आ रहा है क्योंकि पॉल हेमन तो होंगे नहीं साथ में। ये गलत फंसा दिया यार वैसे सीएम पंक ने रोमन रेंज को। अब रोमन रेंज का जवाबी हमला भी मैं तो कह रहा हूँ कुछ जबरदस्त होना चाहिए, वरना ये ट्राइबल चीफ फिर वो वैसा ट्राइबल चीफ लगेगा नहीं। अच्छा हाँ यार बहुत दिन भी तो हो गए थे, हमने ड्रू मैकिंटायर के कोई सैवेज ट्वीट की तो बात करी नहीं। तो एक अगर आप ट्विटर पे थोड़ा सा भी एक्टिव हो तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही ऑकवर्ड मूवमेंट हमेशा से ही होता है, एक हमेशा से ही शेयर किया जाता है, जहां पे डेमन प्रीस्ट और ये फिन बैलर जब चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे थे तो बिल्कुल डेमन प्रीस्ट ऐसे 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 चौड़े होकर ना उनके सामने ऐसे दिखा रहे थे चिल्ला के, तो उसको काफी ऑकवर्ड मूवमेंट कहा जाता है। तो एक ट्वीट आता है ये डोटमंड जो कि फुटबॉल की टीम है, पुराना ये बहुत ट्वीट है, डिफाइन ऑरा, तो उसी को कोट करते हुए उन्होंने डेमन प्रीस्ट के मजे लेते हुए इस वाली क्लिप को शेयर कर दिया। यहाँ पे जो स्क्रीम है ना डेमन प्रीस्ट की वो भी काफी अटपटी सी लग रही है। तो ये करके वो छिलना जो है अपने ओपोनेंट का तो रखते ही हमेशा ट्विटर के ऊपर, अभी उसका जो शिकार है वो डेमन प्रीस्ट बन रहे हैं। जितना इंटरेस्ट था वैसे मुझे पहली बार सुन के किया डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर का मैच है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैंने आई थिंक इस बात को डाइजेस्ट कर लिया कि चलो ठीक है अब यही मैच है, अब इसी में कुछ ना कुछ अच्छी चीजें ढूंढ लेते हैं। बाकी ये तो बोलेंगे कि इससे बिगर प्लान्स होने चाहिए थे ड्रू मैकिंटायर के लिए, जैसा उनका साल 2024 रहा था। मामला डब्ल्यूडब्ल्यू का ऑलमोस्ट सारी चीजों में बहुत तगड़ा ही चल रहा है, लेकिन जब रेसलमेनिया की टिकट सेल्स की बात आ रही है तो मैंने आपको बताया था रिसेंट क्या चल रहा है, आपको बता देता हूं। तो लास्ट 8 डेज के अंदर जो रेसलमेनिया की नाइट 1 है उसकी 1000 जो टिकट्स है वो बिकी हैं, अभी तक 50,000 टिकट्स भी भाई बिकी नहीं है, तो थोड़ा सा अटपटा सा है। लेकिन हाँ नाइट 2 का हिसाब किताब इससे अच्छा है, पिछले 8 दिनों के अंदर 12 से ज्यादा टिकट्स बिकी है और करंटली 50,000 से जो नंबर है वो ऊपर जा चुका है। 50,000 सुन के तो मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि वो जो पैंडेमिक के टाइम के बाद वाला टाइम था उसमें भी आई थिंक 17-18,000 तो आ गए थे ना, अगर मैं सही हुआ फिर नहीं, तो वो एक लोएस्ट नंबर था। और उससे पहले जब रेसलमेनिया वैसी हो गई थी तो जीरो अटेंडेंस के सामने ही था। तो अभी के टाइम में जब इतना बिजनेस बूम पर है, डब्ल्यूडब्ल्यू की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अजीब तो मुझे लगी कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि कितनी अटेंडेंस है, जबकि उनको टोटल गेट कितना पैसे कमा के कितने पैसे उनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो पाना उससे फर्क पड़ रहा है। क्योंकि पहले डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा फ्लेक्स करती थी कि और इतने प्लस आ गए, 70 प्लस आ गए, 1 लाख से ऊपर भी नंबर पहुंचा दिया इन्होंने। तो उसके कंपैरिजन में इस बार देखो नंबर्स तो कम है, अब पैसा तो जेब में आगे चेक नहीं कर रहा, तो बाहर से तो ऐसा ही इंप्रेशन पड़ेगा। साल 2025 के अंदर कुछ ऐसी फीलिंग है कि आप
आपको 2 रेसलमेनिया देखने को मिलने वाली है। ये कैसे आपको बताइए, समर स्लैम जो होने वाला है इस साल का वो 2 नाइट्स का इवेंट होगा, तो थोड़ी थोड़ी जो वाइब है, जो फीलिंग है वो वैसी आने वाली है, क्योंकि जब 2 नाइट्स का इवेंट है यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी समझते कि इसको बहुत बड़े स्केल पर दिखाना है। और एक जो मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करंटली प्लान करके रख लिया हुआ है इंटरनली, वो है रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंक का। इस वाली फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम तक लेके जाने वाली है, और आई थिंक बहुत ऑब्वियस भी है। अब जैसे है ना ये रेसलमेनिया की तरह, तो बड़ा रेसलमेनिया जैसा शो, तो फिर उस हिसाब से बड़े लेवल का मैच भी। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको कल के दोनों क्रिकेट मैचेस की वीडियो भी दिख रही होगी, उसको जाके आप जरूर देख लेना। ये वीडियो यहां तक देख लो भाई, तो अब तो जाके लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड रिव्यूज, रिएक्शन और ओपिनियंस के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।